नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना की लहर संभल ही रही है कि कई राज्यों की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ सत्ता हासिल करने की कवायद शुरू हो गई है। अगले साल 2022 की शुरुआत में करीब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, 2022 के अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश और 2022 के दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गौरतलब है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार और रविवार को बीजेपी के कई सांसदों से मुलाकात की है। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच ज्यादातर सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से थे। 25 से 30 सांसदों के साथ इन राज्यों से मंत्री भी इस बैठक में पहुंचे। और अहम यह भी है कि बीजेपी ने अपनी चिंतन बैठकें शुरू करने का एक खाका तैयार कर दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, बीजेपी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है, चिंतन बैठकें वो करेगी। साथ ही हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने भी कई बैठकें की, उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की है, वो आंकलन कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा है, कयास लग रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? निधि, जोर शोर से बीजेपी ने आने वाले 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बल्कि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक चल रही है जहां पर कि पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक पे पहुंचे हैं। इसके अलावा पिछले 5 दिनों से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के निवास पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हो रही है। अलग अलग मंत्रियों से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक बताया गया कि जिस तरह से एक खुलकर के चर्चा होती है, एक अनौपचारिक माहौल में चर्चा होती है, उस तरह की चर्चा हो रही है, जिसमें कि मंत्रियों के कामकाज के बारे में, उन्होंने भी फिलहाल पिछले 2 साल में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनके मंत्रालय के बारे में, इस बारे में खुलकर के चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम लगातार उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आपका क्या फीडबैक है, आपके मंत्रालय में जब लोग आते हैं तो वो क्या कहते हैं सरकार के बारे में, किस तरह की चीज़ें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हाल की जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी इसमें क्या क्या ऐसे कदम हैं जो उठाए जा सकते थे लेकिन नहीं उठाए गए, इस सब के बारे में चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हर साल जब मोदी जी की सरकार का 1 साल या 2 साल जब भी पूरा आता है, एनिवर्सरी आती है, तो इस तरह की समीक्षा बैठक होती है। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 से जब से उनकी दूसरी सरकार बनी है, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। आपको बताएं कि 81 कुल मंत्री बन सकते हैं, अभी जो है 53 मंत्री हैं, 28 जगह जो है खाली है। बहुत बड़ी संख्या यह है। और निधि, कई ऐसे मंत्री हैं, करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा, जिनके पास 1 से अधिक विभाग है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनके मद्देनजर भी ये मंत्रिमंडल विस्तार महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए तमाम बैठकें चल रही हैं। शनिवार रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ काफ़ी सारे सांसदों की भेंट हुई है, उसमें भी खुल करके यही चर्चा हुई है। फीडबैक दीजिए, आपको जो शिकायतें मिली वो बताइए, और एक तरह से ये उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन भी हो रहा है, जिसके आधार पर मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देनी है या नहीं, इस पर फैसला होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों के करीब आते ही नेता अपने लिए कुर्सी की जोड़ तोड़ में लग गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में बगावत की आज सुबह खबर आई। पिछले 4 सालों में बीएसपी ने अपने 18 विधायकों में से 11 को पार्टी से निकाल दिया था। निकाले गए 11 विधायकों में से 9 आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। बीएसपी ने 2017 विधानसभा चुनावों में 19 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में अंबेडकर नगर सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी अपनी सीट हार गई। इसके बाद से बीते 4 सालों में अलग अलग मौकों पर 11 विधायक बीएसपी से निकाले जा चुके हैं। अब पिछले हफ्ते पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 विधायकों राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो राम अचल राजभर हैं और लालजी वर्मा हैं, वो बीजेपी से भी बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई और खासतौर से बीएसपी के खेमे से इतने बड़े, जब इतने सारे नेता कई को निकाला गया, जब वो जाते हैं समाजवादी पार्टी में मिलने के लिए, क्या इसका असर? देखिए, ऐसा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी पे अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एमएलएज हैं अपने इलाके में, उनका कुछ अपने जाति का वोट होता है, उनका परंपरागत परिवार का वोट होता है,
उनके जो व्यवहार हैं उसका वोट होता है और पार्टी का वोट होता है। तो पार्टी का वोट अगर जो होता है उसमें से भी बहुत सारा उनके व्यवहार, उनके शख्सियत और उनके काम के ऊपर मिलता है। तो अगर वो जीते हुए ये सारे एमएलएज अगर किसी दूसरे दल को ज्वाइन करते हैं तो ये उस दल अगर उनको टिकट भी मिलता है और वहाँ कोई दूसरी अड़चन नहीं है उनको टिकट देने में, तो ये पार्टी के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन बीएसपी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीएसपी के तकरीबन 61% एमएलएज जो हैं पार्टी विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में निकाल दिए गए हैं। और हमें लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसके 61% एमएलए जो हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। और इनका ये कहना है कि हमारे पास 11 विधायकों की संख्या है, हम एक विधायक और देख रहे हैं, अगर 12 विधायक हो जाएंगे 2/3 तो हम एक नया दल बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग, हमें लगता है कि कुछ मोल तोल कर रहे हैं कि कहां पे उनका एडजस्टमेंट अच्छा हो सकता है या भविष्य के लिए उनको बेहतर चांसेस कहां हो सकते हैं। तो शायद उनको पहला विकल्प समाजवादी पार्टी में नजर आया होगा, इसलिए वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए थे, बातचीत करने के लिए। जी कमाल, संक्षेप में ये कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ बीजेपी से भी बात कर रहे हैं और मायावती का भी जो स्टैंड है वो, मायावती को तो भारी नुकसान होगा ही, लेकिन वो कहाँ जा रही हैं इस समय, कहाँ, क्या आकलन है आपका उनकी? वो नहीं, देखिए ऐसा है कि वो बीजेपी की तरफ सॉफ्ट नजर आती हैं, ये जनरल परसेप्शन है और बहुत बार आरोप भी लगते रहे हैं, विपक्षी दल भी आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब ने कहा था कि वो बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता हैं। और दूसरे किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई शिक्षा का सवाल हो, पेट्रोल डीजल के दाम का सवाल हो, किसानों की समस्याएं हो, वो उनके लोग कभी भी आपको पूरे प्रदेश में कहीं भी लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि उनका कोई कार्यकर्ता कहीं पे प्रदर्शन कर रहा था, झंडा, बैनर, तख्ती लेके सड़क पे खड़ा था, या उसने कहीं पे नारा भी लगा दिया है विपक्ष में होने की हैसियत से। तो वो एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ ट्विटर के ऊपर विरोध करती हैं। उनका एक भी कार्यकर्ता कहीं भी नारा लगाते, प्रदर्शन करते विपक्ष के रोल में कहीं आपको नजर नहीं आता है। और तो जब आप जनता के मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे तो जनता से कट जाते हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ भविष्य नहीं है, दूसरी जगह चलना चाहिए। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरे हालात समझाने के लिए हमें। तो दिलचस्प होती जा रही है चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत। और अब बिहार का रुख। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में बवाल हो रहा है। परसों रात से शुरू हुई सियासत जो ड्रामा था वो समाप्त ही नहीं हुआ है। आज एक तरफ चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उनकी जगह सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वो नए अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। और अब इस नए घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान के समर्थकों ने पटना में एलजेपी दफ्तर में हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। इस बीच चिराग पासवान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 बागी सांसदों को निकाल दिया है। और इस पर तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी 2 फार में हो गई है। आज सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के जो बागी संसदीय दल के नए नेता हैं पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उनकी कुर्सी से या उनके पद से निलंबित किया। उसके बाद चिराग पासवान ने भी एक बैठक कर सभी 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। तो आने वाले दिनों में आपको लोक जनशक्ति पार्टी का 2 वर्जन मिलेगा। एक लोक जनशक्ति पार्टी चिराग या रामविलास और दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस हैं। और वो पार्टी उसी समय तक अपने अस्तित्व में रहेगी जब तक जनता दल यूनाइटेड चाहेगी। जिस दिन नीतीश कुमार चाह लेंगे कि ये पार्टी उनकी पार्टी में मर्ज कर जाए, तब पशुपति कुमार पारस एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका शपथ हो जाएगा। उसके बाद वो प्रक्रिया भी आने वाले कुछ दिनों के बाद वो जरूर निश्चित रूप से वो कदम भी उठाएंगे। लेकिन आज पटना में जमकर हंगामा हुआ। चिराग पासवान के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं। क्यों आप लोग कालिक पोत रहे हैं? देखिए, हम लोग कालिक इसलिए पोते हैं कि इन्होंने चिराग पासवान जी के पीठ पे छुरा घोंपा है। अगर इन लोगों को कोई दिक्कत थी
तो वहाँ दिल्ली में सभी एमपी गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इनको दरवाजे पर से भगा देते या कहते हम आप लोगों से बात नहीं करना चाहते तब न, मगर इस तरह से गुटबाजी कर करके आप लोग तो इक्के दुक्के लोग, उनके पास 5 सांसद हैं, सारे बाहुबली उनके साथ हैं। बाहुबली चाहे कोई बली हो, जनता वोट देता है ना, एमपी बनाता है। अभी कहाँ है इनके समर्थक? बिहार की राजधानी पटना में हम खड़े हैं, कहाँ है इनके समर्थक? आप चिराग पासवान को क्यों समर्थन दे रहे हैं? चिराग पासवान नेता है, उन्होंने बिहार का शिक्षा का बात किया, बिहार को रोजगार देने का। और देखिए सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी को 71 से 42 सीटों पर ला रहा है, तो वो लोजपा की ताकत थी। और जो नीतीश कुमार घबरा गए इसलिए उनके परिवार के लोगों को मिला कर करके और पीठ में खंजर छुरा घोंपने का ये बिहार का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो शुरुआत है, कल से पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा। इन लोगों का, ये चिराग के समर्थक हैं जिनका कहना है कि आज तो शुरुआत है, कल से पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सड़कों पर भी लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों के जो समर्थक हैं उनका अपना अपना विरोध प्रदर्शन भी चलेगा। और कहीं कहीं जो है उनके बीच में अगर कोई संघर्ष भी हो जाए तो उस पर आश्चर्य नहीं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और साथ ही चिराग पासवान की चिट्ठी भी अब सामने आई है जिसमें पशुपति पारस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें लिखा है, होली के दिन चिट्ठी लिखी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आप नाराज हुए, प्रिंस को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर आप नाराज हुए, नीतीश द्वारा मुझ पर हमलों पर आप खामोश रहे, विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने में मदद नहीं की, अपने एक भी विधानसभा का दौरा नहीं किया, आपने हमेशा मेरी निंदा की, पार्टी के प्रति नकारात्मक रहे, पार्टी के साथ काम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। तो बिहार की सियासत के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश की बात में आगे मध्य प्रदेश के अस्पतालों का कोरोना आपदा में घोरक धंधा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। देश के बाद में रिपोर्ट है आपदा में अफसर की। मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों के जो रिकॉर्ड एनडीटीवी को मिले हैं उससे साफ है कि कैसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में धड़ाधड़ अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक ही डॉक्टर 8 से 10 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड हैं। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस मिला है लेकिन अस्पताल में एक डॉक्टर तक नहीं है। अनुराग द्वारी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना भारती मल्टी केयर अस्पताल है। अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गायनिकोलॉजी जैसी कई सेवाएं हैं, कम से कम कागजों पर। सिर्फ 2 बेड लगे हुए हैं और एक आईसीयू भी है यहाँ पर छोटा सा, और जो इस तरफ में यहाँ पर भी आईसीयू में भी 3 छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, इसीलिए आईसीयू में और कोई सुविधाएं है नहीं। डॉक्टर्स विजिट करते हैं यहाँ पर? जी सर, विजिट वाले भी हैं, इसके बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है वो भी हैं। जो भारतीय मल्टी केयर हॉस्पिटल का बोर्ड आप देखेंगे, यहाँ पर नेत्र रोग, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी, हड्डी रोग, चर्म रोग, फिजियोथेरेपी, बाल नवजात शिशु चिकित्सा, नर्सरी, और इनको एलोपैथी का लाइसेंस मिला हुआ है। ये भोपाल का ही आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ गैस्ट्रो, जनरल सर्जरी, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, एंडोक्रिनोलॉजी जैसी कई सेवाएं हैं, यहाँ भी कम से कम कागजों पर ही। आईसीयू है, बस सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं। आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ है, सिलेंडर है। ये रेट चार्जेस हैं यहाँ पे। इन दोनों अस्पतालों में एक बात साफ है कि जिन डॉक्टरों के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ वो यहाँ काम नहीं करते। शशिकांत द्विवेदी, इसमें से कोई डॉक्टर नहीं है अपना से, और जो ये राहुल भारिया, प्रियंका बसले, मायावती दामोद,
भोपाल के भारती मल्टी केयर में रेसिडेंट डॉक्टर हरिओम वर्मा 104 किलोमीटर दूर शुगन देवी अस्पताल में भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जो शाजापुर जिले के शुजालपुर में आता है। इसे आपदा में अवसर कहिए या कुछ और, राजधानी भोपाल में कुल 503 अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डेंटल क्लिनिक हैं, लेकिन 212 कोरोना काल यानी जनवरी 2020 से मई 2021 तक खुले हैं। इस अवधि में सिर्फ अस्पतालों की बात करें तो भोपाल में 104 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें भी 29 अस्पताल मार्च, अप्रैल, मई में खुले। राज्य के 3 और बड़े शहरों को लें तो इंदौर में 274 अस्पताल हैं, 48 पिछले साल भर में खुले। जबलपुर में 138 अस्पताल हैं, 34 साल भर में खुले, जबकि ग्वालियर में 360 अस्पताल हैं, जिसमें से 116 पिछले 1 साल में खुले। एनडीटीवी को जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे एक एक डॉक्टरों के नाम 8 से 10 अस्पतालों में भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर दर्ज हैं, वो भी अलग अलग शहरों में। इन अस्पतालों के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जारी करते वक्त न तो सुविधा जांची गई, न डॉक्टरों के नाम। क्या आपदा में अवसर है कि एक एक डॉक्टर 10-10 अस्पताल? देखिए, ये सुनिश्चित है और नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो आहर्ताएं हैं, जो नियम है, उसका पालन करना सभी को बहुत जरूरी है। यदि इस तरह की कहीं कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में एक व्यक्ति को एक ही जगह काम करना है और ये एनएमसी के पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति होगी, परंतु यदि कहीं शिकायत आएगी तो उस पर जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री जी को नहीं लगता, इसलिए हमने दोनों अस्पताल उसी इलाके के ढूंढे जो उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं। आश्चर्यजनक यही है कि जैसे इस अस्पताल में जो रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में भी रजिस्टर्ड हैं, तो आखिर ये जादू हुआ तो हुआ कैसे? जानकार कहते हैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर अधिकतम 2 अस्पतालों में बतौर रेसिडेंट ड्यूटी कर सकता है। नर्सिंग होम में रेसिडेंट डॉक्टर 8 घंटे की वार्ड ड्यूटी करता है। ये हैरत की बात है कि साल भर में अकेले भोपाल में 104 अस्पतालों को मान्यता मिल गई। जाहिर सी बात है, सरकारी किताब में उन्होंने सारे नियम कम से कम कागजों पर पूरे किए होंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। वजह है डॉक्टरों की कमी। अभी प्रदेश में 5000 डॉक्टरों की ज़रूरत है। 13 मेडिकल कॉलेज में 1000 तो सरकारी अस्पतालों में 4000 डॉक्टरों के पद खाली हैं। 16000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। वैकेंसी भी निकली लेकिन कोई नहीं आया। देश में अभी 11082 लोगों पर औसतन एक सरकारी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में 16996 लोगों पर एक डॉक्टर, जबकि WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इन अस्पतालों ने सारी शर्तें पूरी कर दी, वो भी तब जब राज्य के तमाम जिला अस्पतालों में 794 ICU बेड थे और मेडिकल कॉलेजों में 3660 और उन्हें डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। ऐसे में हैरत नहीं कि सारे अजब गजब मामले मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीरम इंस्टीट्यूट को जबलपुर के किसी मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से 10,000 कोविशील्ड डोज का ऑर्डर मिला। वैक्सीन मिलने के बाद जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली बात पता लगी, वो ये कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट नाम का कोई भी अस्पताल जबलपुर में है ही नहीं। तो मैंने जाके इन हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल को खोजने की कोशिश की। वो हमारे जबलपुर में इस नाम का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसकी जानकारी मेरे द्वारा राज्य शासन को दे दी गई। वैसे तो सीरम कंपनी ने बोला है कि ये ऑर्डर प्लेस किया गया है, उनके पास ऑर्डर प्लेस करने कुछ तो सीमाएं होती होंगी, कुछ ऐसे अनुबंध किए जाते होंगे, वो लोग ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेरे द्वारा ये जो जानकारी मिली थी तो मैंने अपने उच्च राज्य स्तर को भेज दिया है। इस खबर के बाद सरकार क्या कर सकती है? ऐसे अस्पतालों की मान्यता रद्द कर सकती है या डॉक्टरों का मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की मिलीभगत है? उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने जानबूझकर आंखें मूंदे रखी, और उस सिस्टम और उस सत्ता का क्या जिसके वक्त ये घोटाले होते रहे? भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में अब आगे है, क्यों फरीदाबाद के 7 पुलिस वालों पर हत्या का मामला हुआ है दर्ज।
अब खबर है हरियाणा से। यहाँ के नूंह में 21 साल के जुनैद की मौत के मामले में फरीदाबाद पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि जुनैद को ठगी के मामले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, उसे 3rd डिग्री दिया गया, जिसके कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हिंसा हुई। अब गांव में पुलिस दबिश दे रही है। ये तस्वीरें नूंह के पुन्हाना की हैं, जहां 21 साल के जुनैद की मौत के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा। उन्होंने पथराव भी किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। जुनैद नूंह के इसी जमालगढ़ गांव का रहने वाला था। आरोप है कि जुनैद को फरीदाबाद पुलिस ठगी के एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई। वहां उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। तो जुनैद जब वहाँ से लौट के आया था तो क्या उसके निशान थे चोट के? वो ऐसा हो रहा, काफी निशान, बीपी हाई लो, खूब निशान हुआ के खूब पेट में कुछ न पचा हुआ के अपने चलो जा न हलो जा उठा ले। उसने क्या बताया था आपको? क्या बताया था उसने? नहीं बताया कि मैं मारो न। अच्छा। मैं ऐसे मारो रोवे कुछ बताओ ना। पुलिस वालों ने मारा? पुलिस वालों ने मारो। अच्छा। हाँ ऐसे बताया भाई। पेशे से पेंटर जुनैद 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। आरोप है कि फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद को 31 मई को उसके साथियों के साथ गांव के पास से पकड़ा। 1 जून को ठगी के मामले में भूमिका न होने के चलते जुनैद को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद जुनैद की तबीयत बिगड़ती गई। इसी बीच ठगी के उसी मामले में फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। फिर 11 जून को जुनैद की मौत हो गई। अब जुनैद के गांव से हिंसा को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए गांव में सन्नाटा है। इतना भय का माहौल है जी कि गांव आधा से भी ज़्यादा भगा हुआ है और मतलब बच्चे बीवी सारी भैंस काट को सबको ढोर जंगलों को ले गए यहाँ से गांव वाले। अब ये माहौल है कि रात को और दिन को पुलिस का इतना डर है कि गांव वाले तो बाहर जाके सो जाते हैं और रात में चोर आते हैं, मनचाह जो चोरी कर ले जाते हैं। वहीं नूंह पुलिस ने फरीदाबाद के साइबर थाने के 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जुनैद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। 302, 342, 34 IPC के तहत दर्ज किया गया है, जिसके अंदर मुद्दई खतीजा है, जमालगढ़ की रहने वाली लेडी, और मृतक जुनैद है। 7 अपने पुलिस मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है और पता लगाया जा रहा है कि सच झूठ क्या है। जो सच्चाई के आधार पर जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि जुनैद के परिवार के आरोप गलत हैं। जुनैद को किडनी से जुड़ी बीमारी थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, जबकि परिवार कह रहा है जुनैद बिल्कुल स्वस्थ था। जुनैद की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं पुलिस लगातार गांव में दबिश दे रही है, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल है। यहां तक कि अधिकतर गांव वाले गांव छोड़कर चले गए हैं। नूंह के जमालगढ़ गांव से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, दिल्ली दंगे से जुड़े UAPA केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार है और ये भी बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से क्या कहा है। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज पिंजरा तोड़ ग्रुप के सदस्य नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को बेल दे दी है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि विरोध करने के संवैधानिक और आतंकवादी गतिविधि में काफी अंतर होता है, जिसकी रेखा राज्य के दिमाग में मिटती सी लग रही है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक गैर कानूनी नहीं है और आतंकी कार्रवाई नहीं है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम
यूएपीए में आने वाले अपराध नहीं हैं। कॉलेज छात्रों के प्रदर्शन से हमारे राष्ट्र की बुनियाद कांपने नहीं लग सकती। यूएपीए आम अपराधों के लिए नहीं है। ऐसा लगता है जैसे असहमति को दबाने की फिक्र में राज्य के दिमाग में वो रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान में प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है। अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो ये लोकतंत्र के लिए उदास कर देने वाला दिन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सारी बातें दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 छात्रों को बेल देते हुए कही। इसी के साथ साल भर से जेल में बंद 24 साल के छात्र आसिफ इकबाल, 32 साल की जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल और 31 साल की देवांगना कलिता को यूएपीए में बेल मिल गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है कि सिर्फ यूएपीए की धारा लगा देने से कुछ नहीं होता। हमको देखना होगा कि क्या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट एलिज है। सिर्फ प्रोटेस्ट करना, भड़काऊ भाषण भी देना या चक्का जाम भी करना, इनको टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा दंगा गढ़ा। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। सुनियोजित ढंग से दिल्ली में सड़कें बंद कराई, जिससे धार्मिक दंगे भड़के और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों नताशा नरवाल के जेल में रहते ही उसके पिता की कोरोना से मौत भी हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का असर यूएपीए केस में बंद दूसरे आरोपियों की बेल पर भी पड़ेगा, जिसमें से उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी जैसे लोग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो प्रदर्शन करने का अधिकार है उसके तहत अगर प्रदर्शन किया जाता है, सड़कें जाम की जाती हैं या फिर उत्तेजक भाषण भी दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन करने वाले या उत्तेजक भाषण देने वाले आतंकवादी हो जाते हैं या फिर आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाते हैं। और हम सबको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी यूएपीए में, तो उन्होंने कहा था कि ये चक्का जाम करना अलोकतांत्रिक है। सहयोगी मनु नायर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।